लेट्स कंटिन्यू विथ आवर टॉपिक। बेसिक कंसेप्ट हम लोग समझ रहे थे ऑडिटिंग का, तो वहाँ पे हम लोगों ने ऑडिट का मीनिंग समझ लिया था, ऑडिट क्यों करवाते हैं ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आया था, और ऑडिट का ऑब्जेक्टिव्स हमने समझ लिया था। तो अभी अपना नोट से आज थोड़ा पहले इसको करेंगे, फिर नया टॉपिक्स भी हम लोग समझेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग। तो बहुत सारे अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग टाइम पे डेफिनेशंस दिए, बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए जो है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का डेफिनेशन। बिकॉज देखो, अकाउंट्स का ऑडिट किया जाता है और जो अकाउंटिंग बॉडी है उस अकाउंटिंग बॉडी का डेफिनेशन अगर हमें पता है तो हमारे लिए काम हमारा चलेगा। ऑडिटिंग इज डिफाइंड एज द सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ डेटा, स्टेटमेंट्स, रिकॉर्ड्स, ऑपरेशंस एंड परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटरप्राइज फॉर अ स्टेटेड पर्पस। तो इस तरीके का डेफिनेशन हमने देखा हुआ ऑलरेडी कि ऑडिटिंग क्या होता है। इट इज अ सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ डेटा, रिकॉर्ड्स एटसेट्रा। अब यहाँ पे एक और बात लिखा हुआ है कि द टर्म ऑडिट इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑडायर। तो याद रखना है कि ये लैटिन वर्ड ऑडायर से निकल के आया है, ऑडिट जो भी वर्ड है, और इस ऑडायर वर्ड का मतलब क्या था, विच मीन्स टू हियर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, टू हियर। अर्लियर द रोल ऑफ ऑडिटिंग वॉज लिमिटेड टू डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। पहले ऑडिट क्यों किया जाता था, गलतियां पकड़ने के लिए किया जाता था, और इसका कोई दूसरा रीजन नहीं था। बट सिंस धीरे धीरे कंपनीज का कॉन्सेप्ट आया, जो लोग कंपनी के ओनर्स है अब वो कंपनी खुद मैनेज नहीं करते, कोई और मैनेज करता है, तो एक ट्रस्ट का इश्यू आ गया कि भाई उन्होंने जो अकाउंट्स बनाया है वो भरोसे के लायक है या नहीं। तो आज सिर्फ गलती पकड़ना हमारा मेन जॉब नहीं है, हमको ये देखना है कि उन्होंने जो अकाउंट्स बनाया वो ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। द ग्रोथ ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज एंड सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। देखो, ओनरशिप किसी और के हाथ में, मैनेज कोई और कर रहा है। The shareholders, they felt the need of an independent assessment of the financial statements। कि जो शेयरहोल्डर्स हैं उनको लगा कि एक ज़रूरत है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, जो बैलेंस शीट है, पीएल है, उनका एक इंडिपेंडेंट चेकिंग हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। इंडिपेंडेंट असेसमेंट मतलब कि ऐसा कोई इंसान उस डॉक्यूमेंट का चेकिंग करे जो कंपनी से रिलेटेड ना हो। तो ऐसा इंसान अगर चेकिंग करेगा तो कैसा ओपिनियन देगा बताओ, एक ऑनेस्ट ओपिनियन देगा। बिकॉज वो किसी के भी फेवर में बात नहीं करेगा, किसी का साइड नहीं लेगा। उसको किसी के फेवर में बात करके क्या मिलेगा। Hence the objective shifted to ascertain whether the accounts prepared by BOD were true and fair or not, and not just detection and prevention of errors and frauds। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है, एग्जाम में आने का है नहीं कंसेप्ट, स्टिल एक लिखा हुआ एवोल्यूशन के पहले क्या होता था अब क्या होता है। याद क्या रखना है कि ये कौन से वर्ड से निकल के आया, फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑडायर, जिसका मतलब क्या है, टू लिसन और टू हियर। ये डेफिनेशन अपने को याद करना है। देखो, उठते बैठते सोते जागते हमेशा ये डेफिनेशन अपने को जरूर याद होना चाहिए। व्हाट इज ऑडिटिंग? इट इज अ सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ डेटा, स्टेटमेंट, रिकॉर्ड्स एटसेट्रा ऑफ एन एंटरप्राइज फॉर अ स्टेटेड पर्पस। फिर हमने ये भी किया था, व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग। तो देयर आर टू ऑब्जेक्टिव्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या था? डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स। क्या होता है फ्रॉड और क्या होता है एरर? सब फ्रॉड मीन्स इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। जानबूझ के जब गलत तरीके से कोई डेटा प्रेजेंट किया जाए, दैट इज अ फ्रॉड। व्हाट इज एरर? Error refers to unintentional mistake in the financial information। अगर गलती से कुछ हो गया मेरे से तो उसको बोला जाएगा एरर। अब फ्रॉड के अंदर बेसिकली क्या होता है? फ्रॉड कैन टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, या मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, या फिर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ वर्ड्स। और एरर किसकी वजह से होता है? ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। भाई मालूम नहीं है कि रेवेन्यू क्या होता है, कैपिटल क्या होता है। नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉइज, गलती हो गया सर, जो सैलरी का अमाउंट दिखाना चाहिए था हमने वेजेस में दिखा दिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का डिफरेंस हो गया, कुछ भी हो सकता है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव्स। सर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव को इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव बोला जाता है, क्यों? क्योंकि जब तक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होगा तब तक हम अपना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं कर सकते। जब तक हमने ये पता नहीं लगाया कि फ्रॉड्स या एरर्स है या नहीं है, तब तक कैसे बता दे कि अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर है या नहीं है? बिकॉज दीज आर इंसिडेंटल टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था?
द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन whether the financial statements reflect a true and fair view of the company's state of affairs and correct figure of the profit or loss. चलो नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो एक सेंटेंस नजर आ रहा है अपने आपको, अकाउंटेंसी बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स एंड वेयर अकाउंटेंसी एंड्स ऑडिटिंग बिगिंस. 3 वर्ड लिखा हुआ है यहां पे, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग एंड ऑडिटिंग. 3 वर्ड्स लिखा हुआ है कि अकाउंटेंसी वहां शुरू होता है जहां बुक कीपिंग खत्म होता है, और जहां अकाउंटेंसी खत्म होता है वहां ऑडिटिंग शुरू होता है. तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि सर अकाउंटेंसी होता क्या है, बुक कीपिंग क्या होता है, ऑडिटिंग क्या हो गया. ठीक है, तो बहुत शर्म का बात है हमारे लिए कि इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद आज अपने को ये पूछा जाए कि अकाउंटेंसी क्या होता है. ठीक है, व्हाट इज अकाउंटेंसी. तो ये बचपन में एकदम बेसिक लेवल पे सिखाया जाता है कि अकाउंटेंसी क्या होता है, बट हम लोग क्या है धीरे धीरे भूल गए. सबसे पहले समझते हैं बुक कीपिंग क्या होता है. तो देखो 2 डायग्राम्स बनाए हुए हैं. अब इसमें अगर आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जाए सर बुक क्या है, तो इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि सर ये पहला वाला बुक है. क्या दूसरे वाले फिगर को भी बुक बोल सकते हैं हम लोग? नहीं सर, वो तो एक सिंगल पेज है, इट इज अ सिंगल पेज. तो इस सिंगल पेज को हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज अ स्टेटमेंट. करेक्ट, ये एक सिंगल पेज है सर, दिस इज अ स्टेटमेंट. मेरे को ये बताओ कि बैलेंस शीट जो होता है वो क्या कोई एक बहुत मोटा सा किताब होता है या एक सिंगल पन्ना होता है? सर एक सिंगल पन्ना होता है जिसके ऊपर कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज लिखी रहती है बस. तो व्हाट इज अ बैलेंस शीट? इट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है ना, बैलेंस शीट क्या हुआ, इट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जब कंपनी अकाउंट्स बनाते हैं तो वहां पे अपने को नजर आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. ठीक है, पीएल जो होता है उसको भी क्या बोला जाता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. तो वो भी क्या होता है सर, एक सिंगल पेज होता है जहां पे लिखा रहता है कि आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है, आपका खर्चा कितना है, कितना आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, कितना आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, और कुछ नहीं लिखा रहता वहां पे. अगर बात किया जाए कैश फ्लो का, तो कैश फ्लो इज ऑल्सो अ स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट. वहां पे भी लिखा रहता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कितना कैश आया, इन्वेस्टिंग में कितना कैश, और फाइनेंसिंग में कितना कैश. तो जो सिंगल पेज होता है उसको बोला जाता है स्टेटमेंट. अभी सिंगल पेज मतलब क्या है, 2 पेज भी हो सकते हैं, 3 पेज भी हो सकते हैं. बोलने का मतलब क्या है कि ये कोई किताब नहीं है. ठीक, एक समरी है जिसके अंदर में पूरे साल का फिगर लिखा हुआ है. ठीक है, अब अगर बात किया जाए कैश सेल्स का, कि आपको साल भर रोज कुछ ना कुछ बेचना होता है और किसी से पैसा कलेक्ट करना होता है. तो चलिए आपने साल भर कुछ ना कुछ सामान बेचा है, क्या एक सिंगल पन्ने के अंदर में आप साल भर का डिटेल लिख पाएंगे? आंसर इज नो. उसके लिए आपको क्या मेंटेन करना पड़ेगा, एक बुक मेंटेन करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि सर ये एक दिन का बात नहीं, पूरे साल भर का है, तो आपको बुक मेंटेन करना पड़ेगा. अब इस किताब को बोला जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स. करेक्ट, इसको बोला जाएगा दिस इज द बुक्स ऑफ अकाउंट. भाई कभी किसी नॉर्मल बनिए का दुकान पे जाओगे तो देखोगे कि वहां पे रेड कलर का खाता रखा रहता है. ठीक है, वो जब किसी को उधार में सामान बेचता है तो खाते में लिख लेता है. व्हाट इज दैट रजिस्टर? दैट इज हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स. जो रजिस्टर, जो किताब हम लोग मेंटेन करते हैं उसको बोला जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स. करेक्ट, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर एंट्री हमने किस दिन किया होगा? सर 1 अप्रैल को, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, किस दिन किया होगा? सर यहां तो एवरी डे किया होगा, डे टू डे बेसिस पे हमने इस बुक में क्या किया, एंट्री किया. और कब तक किया होगा? 31 मार्च तक किया होगा. बात समझ में आ रहा है? रोज रोज हम इस किताब में एंट्री करते जाते हैं.
कब तक करते हैं? 31 मार्च तक। तो हम अपने यहाँ पे ये किताब मेंटेन करते हैं, ये बुक मेंटेन करते हैं, दिस इज कॉल्ड बुक कीपिंग। समझ में आया बात? इसको बोला जाता है बुक कीपिंग। अब जब शेयर होल्डर आपके यहाँ पे आएगा और पूछेगा कि भैया कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का लॉस हुआ, क्या ये किताब आप उनको पकड़ा देंगे तो उनका काम चलेगा? भाई उनके पास इतना टाइम नहीं कि वो बैठ के पूरी किताब पलट पलट के देखते रहे। तो इसीलिए आप क्या करते हो, साल खत्म होने के बाद ये बुक्स उठाते हो और इस बुक्स के अंदर से आप समरी निकालते हो, एक पन्ने पे लिखते हो कि साल भर में इतने का सामान हमने बेचा, इतने का सामान हमने खरीदा, इतना रुपए हमने साल भर में सैलरी दिया, इतना हमारा इनकम हुआ और ये हमारा नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस है। फिर आप शेयर होल्डर्स को क्या समझाते हो, क्या दिखाते हो? शेयर होल्डर्स को हम देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक सिंगल पन्ना, एक समरी जिसके अंदर पूरे साल का रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा। बात समझ में आए? तो ये जो बुक्स देख करके हमने ये स्टेटमेंट बनाया, इस प्रोसीजर को बोला जाता है अकाउंटेंसी। करेक्ट? जो हमने बुक्स देख करके ये स्टेटमेंट बनाया ना, इसको बोला जाता है अकाउंटेंसी। अब बताओ कि अगर बुक्स ही नहीं होगा तो अकाउंट्स कैसे बनेगा? इट इज नॉट पॉसिबल। यानी कि सर अकाउंटेंसी तभी हो सकता है जब बुक कीपिंग हो चुका है। मींस अकाउंटेंसी बिगिंस आफ्टर बुक कीपिंग। जहां बुक कीपिंग खत्म होगा उसके बाद अकाउंटेंसी शुरू होगा। चलिए हमने ये भी समझा था कि जब ये अकाउंट्स प्रिपेयर हो जाएगा तो क्या इस अकाउंट्स को ऐसे ही डायरेक्टली शेयर होल्डर के पास ले जाएंगे? आंसर इज नो। अभी तो बाहर से एक आदमी आएगा उसका चेकिंग करने के लिए, ऑडिटर आएगा। मतलब कि जब तक अकाउंट्स बना ही नहीं है तो क्या ऑडिटर चेक कर पाएगा? सर जब बना ही नहीं है तो चेकिंग किस चीज का करेगा? मतलब कि ऑडिट तो तभी होगा जब अकाउंट्स बन चुका है। ऑडिट तभी होगा जब आपका क्या बन चुका है? अकाउंट्स बन चुका है। अभी आपने ऑडिटर को एक पन्ना दिखाया, अब ऑडिटर उस पन्ने में क्या देखेगा? ऑडिटर को उस पन्ने को देखे कुछ समझ में आने से रहा। तो ऑडिटर बेसिकली क्या करता है? ऑडिटर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन दोनों को चेक करता है। आप शेयर होल्डर के सामने क्या पेश करोगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने जो लिखा है वो सही है या गलत है, वो कहां से पता चलेगा? आपके बुक्स से पता चलेगा। बुक्स में आपने रोज रोज पे एंट्री किया होगा, एवरीडे के बेसिस पे एंट्री किया होगा, तो ऑडिटर आएगा एक एक एंट्री चेक करेगा कि भाई जो जो एंट्री लिखा हुआ है उसको आपने ठीक तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ट्रांसफर किया है या नहीं किया है। यहां पे उसको जो भी एंट्री नजर आएगा वो उस एंट्रीज का आपसे एविडेंस मांगेगा कि भाई आपने यहाँ पे एंट्री लिखा हुआ है, व्हाट इज द प्रूफ कि ये ट्रांजैक्शन हुआ है। बात समझ में आ रहा है? तो देयर आर 3 वर्ड्स, बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग। अब अगर बात किया जाए प्रायोरिटी वाइज तो सबसे पहले क्या होगा? पहले होगा बुक कीपिंग। साल भर हमने अकाउंट्स प्रिपेयर किया, मेंटेन किया। बुक्स मेंटेन करने के बाद जब साल खत्म हुआ तो साल खत्म होने के बाद हमने क्या किया? अकाउंटेंसी। और अकाउंटेंसी बनने के बाद क्या हुआ? उसका ऑडिट हुआ। करेक्ट? तो अगर यहां पे एक स्टेटमेंट ऐसा लिखा हुआ है कि अकाउंटेंसी बिगिंस व्हेन बुक कीपिंग एंड्स एंड वेयर अकाउंटेंसी एंड्स ऑडिटिंग बिगिंस। करेक्ट? तो बुक कीपिंग का मतलब क्या हुआ? इट मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द डे टू डे ट्रांजैक्शंस इन द प्राइमरी बुक्स ऑफ एंट्री, जैसे कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, ये सारे क्या होते हैं? कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं। इनको साल भर मेंटेन किया जाता है, इसको बोला जाता है बुक कीपिंग। व्हाट इज अकाउंटेंसी? इट इन्वॉल्व्स द प्रिपरेशन एंड फाइनलाइजेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख करके हमने फाइनल तौर पे एक समरी बनाया, दैट इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। इट कवर्स द प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एटसेट्रा। करेक्ट? लास्ट में क्या है? ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का मतलब हमें पता है, इट इज अ सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स एटसेट्रा ऑफ एन एंटरप्राइज फॉर अ स्टेटेड पर्पस until and unless the daily transactions have been entered in the primary books of entry. The accountant will not be able to prepare and finalize the financial statements. जब तक हमने साल भर बुक्स में एंट्री नहीं किया तो साल खत्म होने के बाद हम समरी कैसे बनाएंगे? Hence we may say that accountancy begins only after bookkeeping.
सिमिलरली जब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर नहीं हुआ तब तक बाहर से आके कोई उसका चेकिंग नहीं कर सकता. द ऑडिटर विल नॉट बी एबल टू वेरीफाई द ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ द सेम. हेंस वी मे ऑल्सो से दैट ऑडिटिंग बिगिंस आफ्टर अकाउंटेंसी. करेक्ट है, ये बात समझ में आना चाहिए. अब यहां पे लिखा हुआ है नेचर ऑफ ऑडिटिंग. बहुत सारे लोगों के मन में गलत फहमी कि सर ऑडिटिंग का मतलब कि ऑडिटर क्या करता है, पता है, आपका अकाउंट्स चेक करता है. बहुत सारे लोगों के मन में गलत फहमी कि ऑडिटर क्या करता है, आपका अकाउंट्स चेक करता है. बोले सर ये बात सही है कि ऑडिटर आपका अकाउंट्स चेक करता है, बट अगर आप ये कह दो कि ऑडिटर सिर्फ अकाउंट्स चेक करता है तो ये गलत है. भाई अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, प्रिपरेशन एंड फाइनलाइजेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स लाइक ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट एटसेट्रा. व्हाट इज ऑडिटिंग? ऑडिटिंग इज कंसर्न्ड विद एग्जामिनेशन ऑफ द वेरियस बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन. अकाउंटेंसी में हम लोग अकाउंट्स वगैरह प्रिपेयर करते हैं और ऑडिटिंग के अंदर क्या करते हैं, उन अकाउंट्स का चेकिंग किया जाता है. इसीलिए बहुत सारे लोगों को लगता है सिंस द ऑडिटर लुक्स इनटू द अकाउंट्स एंड इंश्योर्स डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स, इट इज ऑफन सेड दैट ऑडिटिंग इज नथिंग बट अकाउंटिंग कंट्रोल. कि हम आपके अकाउंट्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये 100% करेक्ट नहीं है. इन द लास्ट फ्यू डेकेड्स द स्कोप ऑफ ऑडिट हैज एनलार्ज्ड इमेंसली. पिछले कुछ सालों में ऑडिट के अंदर में सिर्फ अकाउंट्स से लेना देना नहीं, और भी बहुत सारी चीजों से मतलब होता है. जैसे एट प्रेजेंट ऑडिट इज कंसर्न्ड विद नॉट जस्ट चेकिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स बट इट कवर्स अ डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ द वेरियस सपोर्टिंग documents, records, etc. of the organization to ensure the authenticity of the transactions. मतलब कि आज के दिन पे ऑडिटर सिर्फ आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक नहीं करता है कि भाई आपके पीएल में जो लिखा हुआ वो आपके कैश बुक से और आपके परचेज बुक से, सेल्स बुक से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है. ठीक है, वो सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्रॉस चेक नहीं करता है. वो क्या करता है, वो एक एक एंट्री का आपसे एविडेंस मांगता है. वो सारे रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स सब कुछ चेक करता है, ये पता लगाने के लिए कि आपने जो एंट्री किया है वो जेन्युइन है या नहीं. करेक्ट. भाई हमने आपको एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी दिया और बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी दिया, आप दोनों को मैच करके देख लीजिए, दोनों में जो बात लिखा हुआ है करेक्ट लिखा हुआ है, यानी कि आपका अकाउंट सही है. बोले सर अकाउंट्स प्रिपेयर हुआ है सही तरीके से, बट इस चीज का क्या भरोसा कि इस बुक्स में जो एंट्री किया हुआ वो जेन्युइन है, मुझे तो उसका एविडेंस चाहिए. मतलब कि ऑडिटर जो है ना वो सिर्फ इन दोनों को चेक नहीं करता है, वो आपके अकाउंट्स को बुक्स के साथ चेक करने का काम नहीं करेगा, वो एक एक चीज का इन डेप्थ एग्जामिनेशन करेगा, वो आपसे हर एक चीज का एविडेंस मांगेगा. करेक्ट. तो ये कह देना कि ऑडिटिंग इज नथिंग बट अकाउंटिंग कंट्रोल इज नॉट कंप्लीटली करेक्ट. इट ऑल्सो कवर्स अ डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ द वेरियस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स एटसेट्रा टू इंश्योर द ऑथेंटिसिटी. ऑथेंटिसिटी मतलब कि वो जेन्युइन है या नहीं. Auditor is also required to check if proper internal control system commensurate with the size and nature of the organization exist or not. अब ये क्या लिखा हुआ है? Auditor is required to check if proper internal control system commensurate with the size and nature of the organization exist or not. तो इसको ब्रेक करके समझेंगे. सबसे पहले तो ये समझना कि इंटरनल कंट्रोल क्या होता है. What is internal control? तो बहुत ही सिंपल सा चीज है. एक तरफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और एक तरफ शेयर होल्डर्स. अब ये अकाउंट्स कौन प्रिपेयर करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रिपेयर करते हैं या कोई अकाउंटेंट होगा? सर कोई अकाउंटेंट होगा. इस अकाउंटेंट ने क्या किया होगा? अकाउंट्स प्रिपेयर किया होगा. और ऐसा हो सकता है कि अकाउंटेंट ने जो अकाउंट्स प्रिपेयर किया उसके अंदर कुछ एरर्स है. करेक्ट. क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहता है कि अकाउंट्स में एरर हो? आंसर इज नो. उसको पता है कि देखो अगर गलती होगा तो क्या होगा, शेयर होल्डर्स लोग बाहर से एक इंसान को भेजेंगे चेक करने के लिए, और उसको बहुत सारा मिस्टेक्स अगर मिलेगा तो वो जाके किसको बताएगा? शेयर होल्डर्स को, कि भाई तुम्हारी कंपनी में जो अकाउंट्स बना हुआ है उसमें तो बहुत सारे मिस्टेक है. बात समझ में आ रहा है? अगर मिस्टेक निकला तो ये ऑडिटर भाई साहब किसको बता देगा? शेयर होल्डर्स को. तो इससे किसका बदनामी होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का. तो ऐसा नौबत ही क्यों आए कि बाहर वाले को कुछ मिस्टेक्स मिले? भाई हम आपके मिस्टेक्स को रोक नहीं सकते,
देखो ये मतलब अकाउंट्स भी किसने बनाया होगा, किसी एक इंसान ने बनाया, और इंसान से गलती हो सकता है, ऐसा नहीं कि भाई वो भगवान है कि उससे गलती नहीं होगा, गलती उससे भी हो सकता है। बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक पर्सन को अपॉइंट कर दिया और क्या बोला कि बेटा देख, मेरा जो अकाउंटेंट है वो अकाउंटेंट अच्छा खासा देखो अकाउंट्स ठीक ठाक बनाता है, लेकिन हो सकता है कि उससे कुछ मिस्टेक हो जाए, करेक्ट। तो एक काम करना, तुम एवरी सैटरडे को ना ऑफिस आ जाना और मंडे से लेकर फ्राइडे तक मेरे अकाउंटेंट ने जो भी अकाउंट्स बनाया तुम उसको क्या कर लेना, चेक कर लेना। क्या ये इंसान शेयर होल्डर्स ने भेजा है? नहीं, ये किसने रखा है, क्यों रखा है? ये देखने के लिए कि भाई अकाउंट्स में गलती ना हो। अब मान लो कि अकाउंटेंट से कुछ मिस्टेक हो गया था, करेक्ट, तो वो हमें कब पता चलेगा, साल खत्म होने के बाद पता चलेगा क्या? सर वो तो एक हफ्ते के अंदर पता चल जाएगा, करेक्ट। तो इससे फायदा क्या होगा, अगर ये मिस्टेक पता नहीं चलता तो अकाउंटेंट बार बार वो मिस्टेक रिपीट करता, करेक्ट। इस हफ्ते उसने जो मिस्टेक किया है सेम मिस्टेक वो अगले हफ्ते भी करता, उसके अगले हफ्ते भी करता। तो बाहर से जब ऑडिटर आता, शेयर होल्डर्स लोगों ने जिसको भेजा, जब वो आता तो उसको बहुत सारा भर भर के मिस्टेक्स मिलता, और वो जाता और शेयर होल्डर्स लोग से बताता कि भाई आपकी कंपनी में अकाउंट्स का बहुत बुरा हाल है, दुनिया भर का मिस्टेक्स है। एटलीस्ट इस इंसान ने जब अकाउंट्स का चेकिंग करना शुरू किया रेगुलर बेसिस पे, वो हर हफ्ते चेकिंग करता है, करेक्ट। तो यहां पे आपका मिस्टेक्स क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। हो सकता है कि इसके पकड़ में भी ना आए, लेकिन फिर भी जब बाहर से एक इंसान आएगा चेकिंग करने के लिए तो उसको नंबर ऑफ मिस्टेक्स क्या मिलेगा, बहुत कम मिलेगा, बिकॉज इसने ऑलरेडी रेगुलर बेसिस पे अकाउंट्स का चेकिंग किया है। क्या इस इंसान से चेकिंग करवाना कंपलसरी होता है? आंसर इज नो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यह सोचा कि यार अगर हो जाएगा, चेकिंग हो जाएगा तो अच्छा है ना, हमारा मिस्टेक्स कम हो जाएगा। तो ये ऑडिटर जो है, जो शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट किया, इसको हम बोलते हैं ही इज एन एक्सटर्नल पर्सन, जो कंपनी के बाहर से आया, जिसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। और ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आदमी अपॉइंट किया है, दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर इंटरनल कंट्रोल। हम भी अंदर ही अंदर अपनी मिस्टेक्स को कंट्रोल करने का कोशिश कर रहे हैं। बात समझ में आया? अब वापस से एक कॉमन सेंस वाला सवाल, अगर ये ऑडिटर भाई साहब आपकी कंपनी में आए और इसको बहुत सारा मिस्टेक्स मिले, तो इससे आपको क्या समझ में आएगा कि कंपनी के अंदर इंटरनल कंट्रोल नहीं है। अगर इंटरनल कंट्रोल होता तो फिर इतना मिस्टेक्स मिलता ही नहीं, करेक्ट। तो ऑडिटर ये भी देखेगा, ऑडिटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू चेक इफ प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट्स और नॉट। ऑडिटर ये भी बताएगा शेयर होल्डर्स को कि आपकी कंपनी में इंटरनल कंट्रोल का क्या पोजीशन है। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ लिखा है कमेंसुरेट विद द साइज एंड नेचर ऑफ दी। कमेंसुरेट मतलब कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साइज के हिसाब से, छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो थोड़ा बहुत तो कुछ आपको करना चाहिए, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको इंटरनल कंट्रोल बड़े लेवल पे करना चाहिए। खैर आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन का साइज है, जितना बड़ा भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मुताबिक आपके यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल है या नहीं है, करेक्ट। चलो नेक्स्ट, ही इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू चेक इफ वेरियस लॉज हैव बीन फॉलोड। ऑडिटर को यह भी देखना होता है कि आपने कानून का पालन किया या नहीं किया। हम जो अकाउंट्स बनाते हैं वो अकाउंट्स किसके हिसाब से बनाया जाता है? कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। कंपनी के अंदर में जीएसटी का पेमेंट ठीक से हुआ कि नहीं हुआ, तो ऑडिटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू चेक जीएसटी एक्ट। अलग अलग कानून का पालन आपने किया या नहीं किया, ऑडिटर ये भी चेक करता है। तो अब मेरे को बताओ कि ये कह देना कि ऑडिटर भाई साहब जो है वो सिर्फ अकाउंट्स चेक करता है, क्या ये सही है? आंसर इज नो। देखो अकाउंट्स चेक करता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, अकाउंट्स तो चेक करता ही है, बट उसके साथ साथ वो ये भी देखता है कि सारे एविडेंसेस अपनी जगह पे है कि नहीं है, हर एक डॉक्यूमेंट अपनी प्लेस पे है कि नहीं है, हर एक ट्रांजैक्शन का प्रॉपर रिकॉर्ड है या नहीं है। वो ये भी देखता है कि कंपनी के अंदर इंटरनल कंट्रोल है या नहीं है। वो ये भी देखता है कि आपने कानून फॉलो किया या नहीं किया, करेक्ट। तो ये कह देना कि ऑडिटिंग इज जस्ट अकाउंटिंग कंट्रोल इज नॉट कंप्लीटली करेक्ट। ऑडिटर इज ऑल्सो कंसर्न्ड विद वेरियस अदर एक्टिविटीज, ठीक, लाइक he needs to cross check various evidences. He also checks whether all the records documents are properly maintained or not. He checks whether there is proper internal control or not. He checks whether various laws have been followed or not. Hence to say that auditor is concerned only with accounts is not completely correct.
वी मे से दैट ऑडिटिंग इज नॉट जस्ट अकाउंटिंग कंट्रोल बट अ कंट्रोल ऑफ ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के सारी चीजों का कंट्रोल करता है वो। इट इज कंसर्न्ड विद चेकिंग ऑफ नॉट जस्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स बट इट गोज बियॉन्ड दैट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अलावा उसके आगे जाके भी हम बहुत सारा चीज चेक करते हैं। वी मे ऑल्सो से दैट रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिटिंग टू अकाउंटिंग इज क्लोज, कि ऑडिटिंग और अकाउंट्स का रिश्ता बहुत गहरा है, बट देयर नेचर्स आर डिफरेंट। अकाउंट्स जो है वो सिर्फ नंबर से रिलेटेड है, फिगर से रिलेटेड है, और ऑडिटिंग में हम उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें चेक करते हैं। दे आर बिजनेस एसोसिएट्स बट नॉट पेरेंट एंड चाइल्ड। वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बट ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करता है और एक दूसरे से ही मतलब है, ऐसा नहीं है। तो नेचर ऑफ ऑडिटिंग अपने को समझ में आना चाहिए, करेक्ट। अगर कोई आपसे पूछ ले कि सर ऑडिटिंग का नेचर क्या है, तो बता सकते हैं कि सर ऑडिटिंग में ना सिर्फ अकाउंट्स का कंट्रोल नहीं होता है, वहाँ पे अकाउंट्स के साथ साथ रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स भी चेक किया जाता है। ये भी देखा जाता है कि इंटरनल कंट्रोल है या नहीं है, ये भी देखा जाता है कि हमने लॉ फॉलो किया या नहीं किया, करेक्ट। सो वी कैन ईजिली राइट अबाउट नेचर ऑफ ऑडिटिंग, या फिर ऐसा आ जाए दैट ऑडिटिंग इज अकाउंटिंग कंट्रोल, कमेंट ऑन दिस, तो वहां पे भी हम ये सेम आंसर लिख के आ सकते हैं। चलो अब बात करते हैं हम लोग फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग का। अभी हम लोग इतना सारा टॉपिक पढ़ चुके हैं कि अब ये आंसर हमारे लिए एकदम सिंपल हो जाना चाहिए। एसेंशियल फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग आर गिवन बिलो। फर्स्ट क्या है, इट इज अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन। तो ये तो डेफिनेशन से समझ में आता है अपने को, दैट ऑडिट इज अ सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। फिर क्या लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंट पर्सन। ऑडिट कौन करता है, एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है जो कंपनी से रिलेटेड नहीं होता। नेक्स्ट, किस चीज का चेकिंग होता है यहाँ पे, वेरिफिकेशन ऑफ द वर्किंग रिजल्ट्स एंड स्टेट ऑफ अफेयर्स। वर्किंग रिजल्ट्स मतलब पीएल और स्टेट ऑफ अफेयर्स मतलब बैलेंस शीट। फिर क्या है, रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस। अपनी चेकिंग में, चेकिंग के दौरान ऑडिटर किस चीज पे भरोसा करता है, एविडेंस के ऊपर भरोसा करता है। जैसा एविडेंस मिलेगा ऑडिटर उसी तरीके से अपना ओपिनियन देगा। रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ऑडिट से आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि इंटरनल कंट्रोल कंपनी का कैसा है। नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या सिर्फ फाइनेंशियल चीजों का चेकिंग होता है? सर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों चीजों का चेकिंग होता है। हम तो ये भी देखते हैं ना कि इंटरनल कंट्रोल है या नहीं, हम तो ये भी देखते हैं ना सर कि कानून को फॉलो किया या नहीं किया। सो इंफॉर्मेशन ऑडिटेड में भी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल कुछ भी हो सकता है। और लास्ट में क्या लिखा है, ट्रू एंड फेयर व्यू। ऑडिटर बेसिकली हैज टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ रिगार्डिंग द जेन्युइननेस of the financial statements and express an opinion whether they exhibit a true and fair view of the state of affairs or not. क्लियर होना चाहिए सारा का सारा फीचर्स। चलो अब यहां पे लिखा हुआ है स्कोप ऑफ ऑडिट। व्हाट इज स्कोप ऑफ ऑडिट? कि मान लीजिए कि आप एक ऑडिटर है और आप किसी कंपनी में गए हो उसके अकाउंट्स का चेकिंग करने के लिए। तो अभी आप बताओ कि आप वहां पे जा करके किन चीजों का ख्याल रखोगे, क्या क्या चीज का आप चेकिंग करोगे वहां पे? क्या एक कोई स्पेसिफाइड लिस्ट है कि आपको जा करके इन्हीं सारी चीजों का चेकिंग करना है? बोले सर किसी भी कंपनी में आपको कोई लिस्ट नहीं मिलेगा। ये कंप्लीटली डिपेंड करता है किसके ऊपर, ऑडिटर के ऊपर। ठीक है, कि ऑडिटर आपकी कंपनी में क्या चेक करेगा। ठीक है, अभी देखना यहां पे देयर इज नो फिक्स्ड स्कोप ऑफ ऑडिट, कि भाई किन चीजों का चेकिंग करना है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कहीं पे लिखा हुआ नहीं कि आपको यही सारा चीज का चेकिंग करना है। द स्कोप ऑफ ऑडिट विल बी डिटरमाइंड बाय द ऑडिटर। किन चीजों का चेकिंग करना है ये कौन डिसाइड करेगा? ऑडिटर डिसाइड करेगा। हैविंग रिगार्ड टू द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, पहला क्या लिखा हुआ है, हैविंग रिगार्ड टू द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, रिक्वायरमेंट्स ऑफ रेलेवेंट लेजिस्लेशन मतलब कानून, कानून में क्या लिखा हुआ है उस पर डिपेंड करेगा, एंड प्रोनाउंसमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। अब इस चीज को समझते हैं हम लोग।
तो ये कंपनी है और इधर पे है अपना ऑडिटर, ठीक है। अब एक सेक्शन है कंपनी लॉ का, सेक्शन नंबर 139। इस सेक्शन 139 के हिसाब से जितनी भी कंपनीज है इंडिया में, हर एक कंपनी को अपना ऑडिट करवाना ही पड़ेगा। क्लियर है? मतलब मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है कि चलो इस बार ऑडिट नहीं करवाया तो चल जाएगा, आपको हर साल ऑडिट कराना ही पड़ेगा। इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी कंपनी। लाइक विक्रम अग्रवाल के लिए मैंडेटरी नहीं है, आई एम नॉट अ कंपनी, हम अपना अकाउंट्स बना करके उसको ऑडिट नहीं भी करवा सकते हैं, बट एक कंपनी ने अगर अकाउंट्स बनाया है तो उसको ऑडिट करवाना ही पड़ेगा। ये कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन 139 में लिखा हुआ है। इस ऑडिट के अंदर में ऑडिटर को किन चीज़ों का चेकिंग करना है, सर ये भी कानून में लिखा हुआ है इन सेक्शन नंबर 143। तो सेक्शन 143 स्पेसिफाइज कि ऑडिटर किन चीज़ों का चेकिंग करेगा, ठीक है। तो वो बात जो कानून में लिखा हुआ है, क्या ऑडिटर उस चीज़ को इग्नोर कर सकता है? आंसर इज नो। मतलब कि मेरे स्कोप ऑफ ऑडिट में वो चीज़ें ज़रूर इंक्लूड होंगी जो कहाँ लिखा हुआ है, बताओ? कानून में लिखा हुआ है। भाई देखो, हम कानून से ऊपर तो नहीं है ना, कानून में लिखा हो तो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो जो बात लिखा हुआ है कानून में कि बेटा इस सब चीज़ को चेकिंग करना है, तो वो तो मैं चेकिंग जरूर करूंगा। इसके अलावा और किस पे डिपेंड करता है? अब डिपेंड करता है कि कंपनी और ऑडिटर के बीच में क्या समझौता हुआ है, क्या अग्रीमेंट हुआ है। मान लो कि कंपनी ने ऑडिटर को बोला कि भाई मुझे क्या करना है, बैंक से लोन लेना है, और बैंक ने बोला है कि लोन आपको तभी दूंगा जब आप अपनी बैलेंस शीट देंगे, और उस बैलेंस शीट को किसी से क्या करवाओगे? ऑडिट करवाओगे, चेक करवाओगे। अभी साल खत्म भी नहीं हुआ है, ठीक है, अभी तो मान लो अक्टूबर चल रहा है, नवंबर चल रहा है, अभी तो साल खत्म भी नहीं हुआ है। तो अभी कंपनी ने इस ऑडिटर भाई साहब को जिस ऑडिट के लिए बोला है, क्या वो ऑडिट सेक्शन 139 वाला ऑडिट है? आंसर इज नो। सेक्शन 139 के हिसाब से ऑडिट कब करवाना है आपको? साल खत्म होने के बाद, पूरे साल का ऑडिट आप करवाओगे। यहां पे तो ऑडिट हमने सिर्फ किस लिए करवाया? शेयर होल्डर्स के लिए नहीं करवाया, क्योंकि हमको क्या करना था? बैंक से लोन लेना था, करेक्ट। तो यहां पे क्या सेक्शन 143 को फॉलो किया जाएगा? आंसर इज नो। यहां सेक्शन 143 को फॉलो नहीं करेंगे। क्यों? सेक्शन 143 को तो तब फॉलो करेंगे जब आप कौन सा वाला ऑडिट करोगे? सेक्शन 139 वाला ऑडिट करोगे। बात समझना कि साल में एक बार ऑडिट करवाना आपके लिए कंपलसरी, आपको करवाना ही पड़ेगा जब साल खत्म होगा। और उस ऑडिट के दौरान ऑडिटर क्या चेक करेगा? वो सारा चीज जो कहां लिखा हुआ है? 143 में लिखा हुआ, वो चेक करेगा, ठीक है। मान लो कि ऑडिटर आया और उसने 143 के हिसाब से चेक भी कर लिया और अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया। 2 महीने के बाद वापस से कंपनी ने बोला कि भाई साहब वापस से आइए, एक बार थोड़ा और ऑडिट कर दीजिए। बोले क्यों? सर हमको ना बैंक से लोन लेना है, और बैंक ने बोला है कि जब तक आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से चेक नहीं करवाओगे तब तक हम लोन देंगे नहीं। तो अब यहां पे ऑडिटर क्या चेक करेगा? क्योंकि किसी कानून में लिखा हुआ नहीं है कि बैंक से लोन लेते समय आपको क्या चेक करना चाहिए, तो डिपेंड किस पे करेगा? कंपनी पे। वो कंपनी से पूछेगा बताओ क्या चेक करना है, क्या आपकी पूरी कंपनी का चेकिंग करना है? बोला नहीं, बैंक ने बोला है कि आपके सेल्स का फिगर क्या होना चाहिए? करेक्ट होना चाहिए। अगर कंपनी का 100 करोड़ रुपए का क्या है? सेल्स है, तो हम आपको लोन देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो ऑडिटर भाई साहब आप हमारे यहाँ पे आइए और चेक करिए कि हमारा सेल्स 100 करोड़ है या नहीं, ठीक। तो यहाँ पे ऑडिटर आपका एक एक एसेट, एक एक लाइबिलिटी का चेकिंग नहीं करेगा, उसको मतलब ही नहीं है। बिकॉज ये ऑडिट हो रहा है तो सिर्फ एक पर्पज से कि कंपनी को क्या मिल जाए? बैंक से लोन। और बैंक का रिक्वायरमेंट क्या है? बैंक को पता करना है कि सेल्स प्रॉपर है या नहीं। तो यहां पे बताओ ऑडिटर क्या हर एक चीज का चेकिंग करेगा? सिर्फ यहां पे हर एक चीज का चेकिंग नहीं करेगा। वो किस चीज का चेकिंग करेगा? जो उसको किसने बोला है? कंपनी ने बोल दिया। कंपनी ने बोला कि भाई साहब आइए और देख लीजिए कि हमारा सेल्स प्रॉपर है या नहीं, तो ऑडिटर आएगा, चेक करेगा, अपना रिपोर्ट दे देगा, करेक्ट। एक और चीज, ये ऑडिटर कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने जो बोल दिया, क्या उसका पालन ये सीए करेगा? करना ही पड़ेगा भाई, डिग्री छीन लेगा वरना इंस्टीट्यूट इसका, ठीक। तो ICAI ने जो बोल दिया उन चीजों का भी पालन इस ऑडिटर को करना पड़ेगा। मतलब कि एक ऑडिटर अपनी चेकिंग के दौरान किन चीजों का ख्याल रखेगा? क्या कोई फिक्स्ड स्कोप है कि यही सारा चीज का चेकिंग होगा? सर फिक्स्ड स्कोप नहीं है।
अगर कंपनी ने बोला है कि हमारा सेल्स का चेकिंग करो तो खाली सेल्स का करेंगे। अगर कंपनी ने बोला है कि हमारा सिर्फ परचेज का करो तो खाली परचेज का करेंगे। कंपनी ने बोला है कि सिर्फ स्टॉक का चेकिंग करो तो सिर्फ स्टॉक का चेकिंग करेंगे। अगर ये ऑडिट कानून के हिसाब से आपको करना है तो फिर कंपनी कुछ भी कहे फर्क नहीं पड़ता। हम किन चीजों का चेकिंग करेंगे? जो सेक्शन 143 में लिखा हुआ है। बात समझ में आ रहा है? तो ये भी समझ में आना चाहिए कि ऑडिट दो तरीके का हो सकता है। एक ऐसा ऑडिट जिसके बारे में कहाँ लिखा हुआ है? कानून में लिखा हुआ है, और एक ऐसा ऑडिट जिसके बारे में कानून में लिखा हुआ नहीं है। करेक्ट? तो जिस ऑडिट के बारे में कानून में लिखा हुआ है वहां पे हम किस चीज को फॉलो करेंगे? कानून को फॉलो करेंगे। और जहां पे कानून में लिखा हुआ नहीं है तो फिर ऑडिटर क्या करेगा? कंपनी को ही बोलेगा कि बताओ बाबा क्या करना है। कानून के हिसाब से तो ऑडिट करने का जरूरत है नहीं, फिर भी आप कह रहे हो ऑडिट करो, तो आप बताओ क्या चेकिंग करना है। कानून के हिसाब से करना होता तो हम आपसे पूछेंगे भी नहीं, आप बताएंगे तो भी हम आपका सुनेंगे नहीं, क्योंकि जो कानून में लिखा हुआ है मैं वैसे ही करूंगा। तो क्या लिखा हुआ है देखो यहां पे स्कोप के बारे में, कि देयर इज नो फिक्स्ड स्कोप। कोई फिक्स्ड लिस्ट नहीं कि आपको यही सारा चीज का चेकिंग करना है। ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर? द स्कोप विल बी डिटरमाइंड बाय द ऑडिटर हैविंग रिगार्ड टू द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। पहला क्या? टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, कि भाई आपको किस वजह से अपने आप पे अपॉइंट किया गया है, कि आपको कानून के हिसाब से ऑडिट करने के लिए रखा गया है या किसी अदर पर्पस के लिए रखा गया। अगर कानून के हिसाब से रखा गया है तो हम कानून को फॉलो करेंगे, अदर पर्पस के लिए रखा गया है तो फिर कंपनी जैसा बताएगी वैसा काम करेंगे। रिक्वायरमेंट्स ऑफ रेलेवेंट लेजिस्लेशन, ऑडिटर कानून के हिसाब से भी तय करेगा कि उसको क्या चेक करना चाहिए। एंड प्रोनाउंसमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI ने जो बोल दिया उसके हिसाब से भी वो डिसाइड करेगा कि उसको क्या चेक करना चाहिए। तो अगर बात करें स्कोप ऑफ ऑडिट का, तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट किन चीजों का ध्यान रखेगा? पहला, कानून का। जो बात कानून में लिखा हुआ है वो चेकिंग हम जरूर करेंगे। अगर कानून में नहीं लिखा हुआ है तो फिर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, कि भाई मुझे क्यों एंगेज किया गया। अगर कंपनी ने मुझे बोला ही था कि आप क्या करो, सेल्स का चेकिंग करो, तो मैं सिर्फ सेल्स का चेकिंग करूंगा। कंपनी ने बोला ही है कि आप सिर्फ परचेज का करो, तो मैं खाली परचेज का करूंगा। और थर्ड क्या है? प्रोनाउंसमेंट ऑफ ICAI। इन चीजों का ध्यान रखते हुए ऑडिटर डिसाइड करेगा कि वो कंपनी में किन चीजों का चेकिंग करेगा। The terms of engagement cannot restrict the scope of audit in relation to those matters which are prescribed by law or ICAI। मतलब टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट आपको किन चीजों के चेकिंग से रोक नहीं सकते, उन चीजों के चेकिंग से नहीं रोक सकते जो कानून में लिखा हुआ है या फिर ICAI ने बोला हुआ है। मतलब कि कंपनी ने इस चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुलाया और बोला भाई साहब हमारा ऑडिट कर दीजिए। बोला कैसा ऑडिट? वही सर सेक्शन 139 वाला, जो हर साल करवाना क्या है हमारे लिए कंपलसरी है। और फिर कंपनी ने यह भी बोला कि सुनिए जब आएंगे ना तो सेल्स का चेकिंग मत करिएगा, परचेज का मत करिएगा। तो क्या ये ऑडिटर कंपनी का बात सुनेगा? आंसर इज नो। लेकिन देखिए भाई साहब, जो बात कानून में लिखा हुआ है उस चीज का चेकिंग तो हम जरूर करेंगे। भाई कंपनी का कहना है लेकिन मेरा टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट तो यही है कि आप कानून को फॉलो मत करिए। तो कंपनी अगर तुमको कहेगा कि भाई कानून को फॉलो मत करो, तो क्या ऑडिट तुम्हारा बात सुनेगा? नेवर। भाई आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं कानून को फॉलो ना करूं? अगर आपने मुझसे ये कह भी दिया कि कानून को फॉलो मत करो, फिर भी मैं तो कानून को फॉलो करूंगा। आपने कह दिया कि एक काम करो ICAI का बात मत मानो, तो क्या ऑडिटर ICAI का बात नहीं मानेगा? बोला मानेगा सर। द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट कैन नॉट रेस्ट्रिक्ट द ऑडिटर। हम आपके ऊपर रोक नहीं लगा सकते किस चीज को फॉलो करने के लिए, विच आर प्रेस्क्राइब्ड बाय लॉ या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। करेक्ट? नाउ efforts should be made to ensure that all important areas are properly checked। ऑडिटर हमेशा ये कोशिश करेगा कि हर जरूरी चीज का चेकिंग हो गया। Further, audit is concerned with checking of not just books of accounts but also the records, documents, etc. of the enterprise। मतलब कि वो सिर्फ अकाउंट्स का चेकिंग करेगा ऐसा नहीं है, उससे जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स का भी चेकिंग करेगा। The main areas to be covered in an audit are as follows। कि नॉर्मली एक ऑडिटर किन चीजों का चेकिंग करता है।
पहला, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, जब ऑडिटर आपके यहाँ पे जाएगा तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो जरूर चेक करेगा कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉपर एंट्री है या नहीं है। टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, मतलब कि भाई हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच करके देखा और वहां पे ऑडिटर के मन में कुछ डाउट आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे होता है बहुत बार कि हम कोई एक चीज देखते हो अपने को समझ में नहीं आता, अकाउंट्स के अंदर में हमने एक पैराग्राफ देखा अपने को समझ में नहीं आया, तो आप टीचर से पूछते हो कि सर ये क्या है, थोड़ा समझा दीजिए। तो उसी तरीके से ऑडिटर भी आपके यहाँ पे गया और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई आपने बैलेंस शीट में एयर कंडीशनर 3 लाख रुपए का दिखाया और बुक्स के अंदर आपको एयर कंडीशनर 3,50,000 का नजर आया, तो उसको समझ में नहीं आ रही कैसे हुआ। तो वो क्या करेगा, आपसे एक्सप्लेनेशन मांगेगा कि भाई समझाइए ये कैसे हुआ। तो ऑडिटर आपसे एक्सप्लेनेशन भी मांगेगा जहां पे उसको तकलीफ आएगा। टू चेक वेदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैव बीन फॉलोड और नॉट, ऑडिटर जाके देखेगा कि आपने अकाउंट्स बनाते समय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया या नहीं किया। टू चेक वेदर बैलेंस शीट एंड पीएल अकाउंट आर इन कंफॉर्मिटी विद द बुक्स ऑफ, मतलब कि बैलेंस शीट और पीएल अकाउंट जो आपने बनाया है वो किसके साथ मैच होना चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ मैच होना चाहिए, वो स्टेटमेंट जो है बुक्स के साथ मैच होना चाहिए। टू चेक वेदर द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज एडिक्वेट एंड इफेक्टिव और नॉट, कि प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल है या नहीं आपके यहाँ पे। टू वेरीफाई ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, आपने बैलेंस शीट में जो एसेट्स दिखाया हुआ है, जो लाइबिलिटीज बताया हुआ है वो जेन्युइन है या नहीं है। टू चेक वेदर ऑल द लॉज रूल्स रेगुलेशंस हैव बीन फॉलोड, कंपनी ने सारे कानून का पालन किया या नहीं किया। टू चेक वेदर एनी लिटिगेशंस आर पेंडिंग, क्या कंपनी के खिलाफ कोई केस वगैरह तो नहीं चल रहा है और कंपनी को क्या लग रहा है कि केस कंपनी के फेवर में आने से क्या असर होगा और केस कंपनी के खिलाफ जाने से क्या असर होगा। एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। टू एक्सप्रेस एन इंडिपेंडेंट ओपिनियन ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, हमने जो एविडेंस हासिल किया उसके बेसिस से हमें क्या देना चाहिए, ओपिनियन देना चाहिए। वापस से देख लेते हैं इस चीज को एक बार। कि अगर बात किया जाए स्कोप ऑफ ऑडिट का, तो क्या कोई फिक्स्ड स्कोप है। एक ऑडिटर मान लो 4 कंपनी में गया, कंपनी नंबर 1, 2, 3 एंड 4, क्या चारों जगह हर जगह वो एक ही चीज का चेकिंग करेगा, अलग अलग कंपनी में अलग अलग चीज का चेकिंग कर सकता है। सर कंपनी के हिसाब से वो अलग अलग चेकिंग कर सकता है। देयर इज नो फिक्स्ड स्कोप ऑफ ऑडिट। द स्कोप ऑफ ऑडिट शैल बी डिटरमाइंड बाय द ऑडिटर, ऑडिटर तय करेगा कि उसको क्या चेक करना है, किस चीज के बेसिस पे तय करेगा। पहला तो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, कि भाई मुझे रखा क्यों गया, क्या लीगल तरीके से जो ऑडिट होता है जो कानून में लिखा हुआ है उसके लिए रखा गया या फिर नॉन स्टैट्यूटरी के लिए रखा गया, जो कानून में नहीं लिखा उसके लिए रखा गया। अगर कानून वाले के लिए रखा गया है तो फिर मैं कंपनी की कोई बात नहीं सुनूंगा, फिर तो जो कानून में लिखा है मैं वैसे करूंगा। और अगर कानून में कुछ लिखा हुआ नहीं है फिर भी कंपनी ऑडिट करवाना चाहती है तो फिर कंपनी से पूछूंगा कि बताइए क्या चेक करना है, आप ऑडिट क्यों करवाना चाहते हैं, तो उस हिसाब से चेक करूंगा। रिक्वायरमेंट ऑफ द रेलेवेंट लेजिस्लेशन, कानून में क्या लिखा हुआ है उसके हिसाब से तय करूंगा कि क्या चेक करना चाहिए। और प्रोनाउंसमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, मेरे इंस्टीट्यूट ने जो बोल दिया उसके हिसाब से तय करूंगा कि मुझे क्या चेक करना है। हेंस द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट कैन नॉट रेस्ट्रिक्ट, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट आपके ऊपर किसी चीज का रोक नहीं लगा सकता है। किस चीज का, उन चीजों का जो कहां लिखा हुआ है कानून में और ICAI ने जो बोल दिया। भाई आप होते कौन है मुझे ये बोलने वाला कि आप कानून को फॉलो मत करो, आप ICAI को फॉलो मत करो, करेक्ट। एफर्ट शुड बी मेड टू इंश्योर दैट ऑल दोज मटेरियल आइटम्स विच आर इंपॉर्टेंट हैव बीन चेक्ड प्रॉपर्ली। चलो फिर किस चीज का चेकिंग करेंगे, देखेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर है या नहीं है। हम आपसे इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन भी मांगेंगे कहीं जरूरत पड़ा तो। ये देखेंगे कि आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया या नहीं किया। ये देखेंगे कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच करते हैं या नहीं करते हैं। ये देखेंगे कि आपके यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल प्रॉपर है या नहीं है। आपकी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का वेरिफिकेशन करेंगे। ये देखा जाएगा कि आपने कानून का पालन किया या नहीं किया। ये देखेंगे कि आपके खिलाफ कोई केस वगैरह तो नहीं चल रहा है, और अगर ये केस आपके फेवर में आया तो उससे क्या असर पड़ेगा, आपके खिलाफ आया तो उससे क्या असर पड़ेगा। और अंत में हम क्या करेंगे, एक ओपिनियन भी देंगे ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस। From the above, it should be clear that audit is concerned not only with checking the arithmetical accuracy, but it involves an assessment of all the relevant information. सिर्फ arithmetical accuracy नहीं चेक करता है कि भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो लिखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वही है या नहीं है,
हम उससे जुड़ा हुआ सारा डॉक्यूमेंट्स भी चेक करेंगे, हम कानून का भी पालन देखेंगे, हम ये भी देखेंगे कि आपने इंटरनल कंट्रोल मेंटेन किया या नहीं किया। In short, audit involves checking of all such information, data and records which are necessary to determine whether the financial statements reflect a true and fair view of the state of affairs and working results. हर उस चीज़ का चेकिंग करेगा जिससे ये समझ में आएगा कि आपका अकाउंट्स, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। चलो, तो अपने को अब ये सब समझ में आना चाहिए कि ऑडिटिंग क्या होता है, ऑडिटिंग का फीचर्स क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, स्कोप ऑफ ऑडिट मतलब कि ऑडिट के अंदर में किन चीजों का चेकिंग करेगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट, ऑडिट कब शुरू होगा, अकाउंट्स के बाद, और अकाउंट्स कब बनेगा, बुक कीपिंग के बाद। और नेचर ऑफ ऑडिट भी समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे सिर्फ अकाउंटिंग कंट्रोल नहीं होता है, और भी बहुत सारी चीजों का चेकिंग होता है। चलो, आज के लिए इतना काफी है, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर में हम लोग और भी कुछ बेसिक टॉपिक्स के ऊपर में डिस्कशन करेंगे।